उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो क्वीन में आप सभी का स्वागत है। 91.2 एफएम पर आप इसे सुन पा रहे हैं। मैं तरुण नेगी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आप सबसे एक महत्वपूर्ण विषय, जैसे कि आज 21 मार्च 2024 है, इस दिन हम हर वर्ष वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाते हैं, जो हम 2012 से यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित किया गया था। तब से ही हम इसे हर वर्ष 21 मार्च को मनाते हैं। इस दिन को, डाउन सिंड्रोम डे को 21 मार्च बनाने के पीछे क्या कारण रहे, आज पहले हम उस पर बात करते हैं। उसके बाद हम डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम क्या होता है और इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, इसके डायग्नोस कैसे करा जा सकता है, इसके क्या ट्रीटमेंट हैं, क्या थेरेपीज हैं और इसमें क्या क्या चीजें और हो सकती हैं, उस विषय पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम जानते हैं कि जो ये यूनाइटेड नेशंस ने 2012 में इसको वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेट करने का 21 तारीख को ही क्यों ऐसा दिन चुना, इसके बारे में बात करते हैं। 21 जो होता है 21 डे ऑफ थर्ड मंथ, जो तीसरा महीना होता है मार्च का महीना, उसका 21st डे इसलिए करा जाता है, इसको इसलिए सिलेक्ट कराया गया था टू सिग्निफाई द यूनिकनेस ऑफ द ट्रिप्लिकेशन ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम विच कॉजेज डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम होता है उसके होने का जो मेन कारण होता है वो होता है ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। जो हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी जो ट्रिप्लिकेसी हो जाती है, 21st क्रोमोसोम होता है जो हमारी बॉडी में, उसकी ट्रिप्लिकेसी हो जाती है, उस वजह से ये डाउन सिंड्रोम होता है। तो इसीलिए 21st जो पेयर है क्रोमोसोम का, उसकी वजह से होता है। तो उसको सिग्निफाई करने के लिए, उसकी यूनिकनेस को सिग्निफाई करने के लिए इसको 21 मार्च को ही रखा गया है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हर साल इस यूनाइटेड नेशन एक थीम देता है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के लिए। इस वर्ष जो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे का थीम है वो है एंड द स्टीरियोटाइप्स। एंड द स्टीरियोटाइप से हम समझ सकते हैं, जैसा कि इस थीम का जो एम है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पीपल विद डाउन सिंड्रोम ड्यू टू मिसकंसेप्शन एंड जो इस एंड द स्टीरियोटाइप्स है, इसका जो इसमें क्या है, जो समाज में एक जागरूकता जगानी है इंक्लूजन की ओर। जो समाज में एक धारणा बन गई है डाउन सिंड्रोम व्यक्ति के प्रति कि ये कुछ नहीं कर सकते, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। और इस स्टीरियोटाइप्स जो उनके प्रति बन गया है, लोगों की धारणा बन गई है कि ये कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, जो डाउन सिंड्रोम लोग हैं वो कई स्किल्स उनके अंदर होती है, जैसे कोई म्यूजिक में अच्छा होता है, कई लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। स्पेशल ओलंपिक्स में आप देखिएगा कई डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं जो अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और नेशनल लेवल्स में खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल्स में खेल रहे हैं। इंडिया से भी कई बच्चे इंटरनेशनल लेवल्स में स्पेशल ओलंपिक्स में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जिसमें स्किल्स है वो अपनी स्किल्स का पूरा फायदा उठाते हैं डाउन सिंड्रोम लोग भी। तो जो इस साल का थीम है उसका एंड द स्टीरियोटाइप्स, मतलब जो समाज में अवधारणा बनी हुई है डाउन सिंड्रोम को लेके, उसको हमें समाप्त करना है। वो समाप्त कैसे होगा, जब हम लोगों के बीच जाके अवेयर करेंगे लोगों को इसके बारे में कि डाउन सिंड्रोम को अगर हम सही समय पे डायग्नोस कर सके, इसका ट्रीटमेंट कर सके, उसको इन बच्चों को थेरेपीज दे सके, कम एज में अर्ली इंटरवेंशन हो सके इन बच्चों का, कम एज से ही इन बच्चों का हम प्रॉपर जो थेरेपीज चाहिए इनको, और जो इनको उसके अलावा जो भी ट्रीटमेंट चाहिए वो अगर हम प्रोवाइड कर सकें टाइम टू टाइम, और इनके पेरेंट्स की प्रॉपर काउंसलिंग हो सके कि ऐसा नहीं है कि आप, ये बच्चे बहुत कुछ है इनके अंदर, स्किल्स है इनके अंदर, बहुत पोटेंशियल होता है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमें इनको अवेयर करने की जरूरत है। तो इस साल का थीम बहुत अच्छा है, एंड द स्टीरियोटाइप्स। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अभी हमने जैसा बताया कि ये 2012 से यूनाइटेड नेशन ने इसको घोषित करा था कि, और 2012 से ही हम हर साल इसको मनाए रहे हैं 21 मार्च के दिन। अब इसके प्रकारों की बात करते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का एक और नाम है, इसको कहते हैं ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। इसके अलावा ट्राइसोमी से मतलब है ट्रिप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम 21 क्रोमोसोम का जो ट्रिप्लिकेशन हो जाता है उसकी वजह से इसका नाम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं इसको। जो ट्राइसोमी 21 जो इसका ये फर्स्ट टाइप है, इसमें क्या है, जो 95% डाउन सिंड्रोम होते हैं वो ट्राइसोमी 21 टाइप के ही होते हैं।
जो मोस्टली जो केसेस होते हैं। इसके अलावा इसमें ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम होते हैं, मोजिक डाउन सिंड्रोम होते हैं, पर ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस टाइप की डाउन सिंड्रोम हो। इसमें डाउन सिंड्रोम में जो ट्राइसोमी 21 सबसे ज़्यादा जो होती है, सबसे ज़्यादा इसी टाइप के लोग होते हैं, 95% इनकी आबादी के ये होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस कैसे कैसे होते हैं? There are two basic types of test available to detect Down syndrome ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर जब प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे हम कैसे इसका टेस्ट कर सकते हैं? एक तो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट और सेकंड वन इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं? एक ब्लड टेस्ट के द्वारा हो सकता है स्क्रीनिंग टेस्ट, मदर के ब्लड के द्वारा, या फिर क्वाड स्कैन चला है एक नया एडवांस वर्जन, ट्रिपल स्कैन चला हुआ है, एक MS AFP होता है, या फिर अल्ट्रासाउंड हो गया, वो भी एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है। अल्ट्रासाउंड में भी जैसे हम देख सकते हैं कि बच्चे के जो उसमें कहीं फ्लूइड तो एक्स्ट्रा नहीं है, अगर फ्लूइड उसमें एक्स्ट्रा दिख रहा है, कहीं पे अल्ट्रासाउंड में एक्स्ट्रा फ्लूइड दिख रहा है, ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसके द्वारा हम बच्चे के डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस को पता कर सकते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड की मदद से या ब्लड टेस्ट की मदद से, अलग अलग टाइप के ट्रिपल स्क्रीन है या फिर क्वाड स्क्रीन है, इनकी मदद से हम ये सब पता कर सकते हैं। इसके अलावा होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? ये सबसे ज़्यादा एडवांस वर्जन है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर यूजुअली परफॉर्म्ड आफ्टर अ पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट है वो जब उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएगी, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चे के वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा दिख रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पे, मैडम के जब अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड में अगर फ्लूइड ज़्यादा दिख रहा है तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है इसके लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए। तो उसके बाद क्या होगा, जब लगेगा पेरेंट्स को कि स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आया है तो उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। वो डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या क्या होते हैं? एक होता है CVS। CVS में क्या होता है, वो जो मटेरियल प्लेजेंटा होता है, जो बच्चा जो प्लेजेंटा में बच्चा होता है उस प्लेजेंटा का एग्जामिन करते हैं CVS टेस्ट में। इसको कहते हैं क्रॉनिक विलियस सैंपलिंग। ठीक है, इसके अलावा एक जो आजकल सबसे एडवांस चल रहा है ये होता है एमिनोसिंथेसिस। एमिनोसिंथेसिस के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। चलिए अब हमने कहा था कि हम बात करेंगे थेरेपीज एंड ट्रीटमेंट की। क्या क्या ट्रीटमेंट और थेरेपीज इन बच्चों को दी जा सकती है अर्ली स्टेजेस पे। अगर हम बच्चे को 5 साल तक की आयु से पहले पहले बच्चों को हम डायग्नोस कर लेते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है, अगर हम पता कर लेते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है, तो उसकी मदद से हम बच्चों को अलग अलग थेरेपीज दे सकते हैं। अगर वो थेरेपीज टाइम पे दी जाती तो बच्चा इंक्लूजन की ओर बढ़ता है, बच्चे को मतलब समावेशी माहौल में जा सकता है, बच्चा सोशल भी बनेगा, उसके साथ साथ उसकी जो स्कूलिंग होगी वो भी प्रॉपर हो जाएगी, अगर हम उसको प्रॉपर वो दे सकें। थेरेपीज की बात करें तो बच्चे को एक तो ऑक्यूपेशनल थेरेपीज दी जाती हैं, स्पीच थेरेपीज दी जा सकती हैं। जो स्पीच थेरेपी में जैसे बच्चे का कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है उस पर काम करा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा जो डाउन सिंड्रोम बच्चों के, मैं आपको थोड़ा इनका वो बताया था, फेशियल जो इनका वो रहता है, जो इनका जो फेशियल फीचर्स रहते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ट्रीटमेंट एंड स्पीच थेरेपी को जानने से पहले। जो इन बच्चों का जो फेस होता है वो फ्लैट होता है, मतलब चपटा हुआ फेस होता है बिल्कुल, और छोटी छोटी आंखें होंगी इन बच्चों की, छोटी सी नोज होंगी। मतलब कि जनरली ऐसा नहीं होता, पर मतलब जो रिसर्च हुई है उसमें मोस्टली केसेस में ऐसी पाया गया है कि इस टाइप का जो फेस होता है, छोटी आंखें होना, छोटी जो उनके फिंगर्स होंगे वो बहुत छोटी छोटी होंगी, और जो कान होंगे वो भी बहुत छोटे होते हैं, मतलब नॉर्मल पर्सन से बहुत छोटे होते हैं। तो आप इजीली इन बच्चों को पहचान सकते हैं कि फेशियल फीचर्स देख के। पर जो ही नहीं कि हर बच्चे के जिसके कान छोटे हो या फिर आँख छोटी हो या फिर हाथ छोटे हो, तो जो ही नहीं कि वो बच्चा डाउन सिंड्रोम ही हो, पर ये एक इंडिकेशन होते हैं वो बच्चा हो सकता है। और एक जो है इन बच्चों में, जो बच्चा डाउन सिंड्रोम होगा वो मोस्टली केसेस में क्या है, उसमें सम डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, वो वेरी करेगी माइल्ड टू मॉडरेट, या तो बच्चा माइल्ड कैटेगरी का होगा या फिर मॉडरेट भी हो सकता है, माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी बीच में वो करेगी। इसकी वजह से बच्चे में क्या होता है, लर्निंग हो गई, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हो गया, ये सबका नहीं हो पाती है इतना डेवलप। जो इनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं ये भी कई बार पीछे उतने अचीव नहीं कर पाता टाइम टू टाइम। जैसे कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन की बात करें, सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, ये भी इन बच्चों में ये भी रहता है, क्योंकि ये इन डेवलपमेंटल माइलस्टोन को अचीव नहीं कर पाते टाइम पे। मतलब माना कोई बच्चा 2 साल में अचीव कर ले रहा है तो डाउन सिंड्रोम बच्चे को 7 साल का टाइम लगेगा उसी माइलस्टोन को अचीव करने में। जो इनका मसल टोन होता
होता है वो लो होता है, लो मसल टोन करता है, इसको हाइपोटोनिया भी कहते हैं। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, हाइपोटोनिया की वजह से इनको क्या प्रॉब्लम होती है, इनमें जो एबिलिटी होती है अपने सर को होल्ड करने की या सेट करने की या मूव करने की, वो भी बहुत कम हो जाती है। और जो ये जो रिसर्च हुई है उसमें इनके जो फेशियल फीचर्स के अलावा देखा गया कि जो इनकी हाइट होती है वो भी काफी कम होती है, बस शॉर्ट हाइट के होते हैं ये लोग। इसके अलावा अभी हम बात कर रहे थे इनकी थेरेपीज और ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में मैंने जैसे आपको बताया कि इन बच्चों को स्पीच थेरेपी दी जाती है, इनको कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं होता इन बच्चों का। जैसे मैंने बताया कि इन बच्चों को जो फेशियल फीचर्स हैं, जो माउथ होता है वो भी कम खुलता है, और जो माउथ होता है इनका स्मॉल होता है साइज, मतलब बहुत छोटा सा मुंह होता है, ओपनिंग होती है जो माउथ की वो बहुत छोटी सी होती है। उस वजह से क्या होता है, इनका टंग का मूवमेंट हो गया वो नहीं हो पाता, तो उस वजह से क्या होता है कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डेवलप नहीं हो पाते हैं। इन बच्चों को इसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, फिजिकल थेरेपीज दी जाती है। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, इनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है उनको सेल्फ केयर स्किल्स सिखाता है, जैसे फीडिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, ग्रूमिंग हो गया, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स सिखाई जाती है। जैसे जो फाइन मोटर स्किल्स के काम होते हैं वो सिखाए जाते हैं, प्लस ग्रॉस मोटर स्किल्स के काम सिखाए जाते हैं। अगर इन बच्चों को समय समय पे जो ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज हम कह रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर ये मिल जाए तो इन बच्चों के बहुत काम आएंगी, बहुत ये बच्चों को मतलब समाज के जो मुख्य धारा से जोड़ने में बहुत कारगर साबित होंगी ये सब चीज़ें। इसके अलावा हम बात करें तो आजकल हम देखते हैं कई बच्चे, मतलब जैसा मैंने बताया आपको स्पेशल ओलंपिक के बारे में बताया। स्पेशल ओलंपिक में आप देखेंगे जो इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं, बेसिकली उन्हीं के लिए होता है स्पेशल ओलंपिक। उसमें भी आप देखेंगे कई बच्चे अच्छे निकल रखे हैं, बहुत इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं, कई बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। उसके अलावा कई बच्चे, इनके अंदर बहुत अलग अलग टाइप की स्किल्स होती है। कई बच्चे म्यूजिक में बहुत अच्छा होता है, कई बच्चे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं। इनके अंदर ऐसा नहीं है, स्किल्स होती हैं, पर वही इनको प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट मिले या थेरेपीज मिले या फिर अर्ली आइडेंटिफिकेशन इनका हो जाए टाइम पे, इंटरवेंशन हो टाइम पे, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। उस हिसाब से इनका जो थीम है वो इसी पे है कि हमें समाज में अवेयरनेस बढ़ानी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन बच्चों के साथ जुड़े, इनके लिए काम करें, इनके अवेयरनेस के लिए काम करें, इनकी एडवोकेसी के लिए काम करें। अब बात करते हैं इस जो डे को मनाने का जो मेन रीज़न रहता है वो क्या रहता है। प्रोमोटिंग इंक्लूजन। पहले तो जो रीज़न रहता है वो होता है इंक्लूजन, मतलब हमें इनसे कोई भेदभाव नहीं करना है, इनको हमें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो भी कोशिश है वो करनी है। इसके अलावा हमें अवेयरनेस बढ़ानी है, जो मिसकंसेप्शन है हमारी समाज में इनके बारे में उसको हमें ख़त्म करना है कि ये पढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, पढ़ाई नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, ये अपनी इंडिपेंडेंट होकर अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। इनको एडवोकेटिंग फॉर राइट्स, इनको हमें इनके राइट्स के बारे में बताना है कि इनके क्या क्या राइट्स हैं। उसके अलावा इनको क्या क्या, इनको हेल्थ केयर में जा सकते हैं ये लोग, क्या क्या इनके एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या चांसेस हैं, एजुकेशन के बारे में इनको हमें बताना है, इनके हर एस्पेक्ट्स के बारे में हमें इनको बताना है कि सोसाइटी में इनके लिए क्या क्या प्रावधान है। इनकी फैमिलीज को हमें सपोर्ट करना है, फैमिलीज को हमें काउंसलिंग के थ्रू या फिर इनको जो इनके लिए ट्रीटमेंट है उसके थ्रू जो भी हो सके हमें इन बच्चे के लिए मदद करनी चाहिए। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, इसके बारे में जो भी मैंने जानकारी दी, इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू।